नमस्ते दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2+2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम पेपर यूपी टेट पेपर 1 के संस्कृत यानी कि लैंग्वेज सेकंड में जो हमारी संस्कृत होती है उसके 30 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पेपर 1 के बाल विकास, हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चनों को हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाएं और सभी वीडियो देखें। इससे आपको टेट की आगामी परीक्षाओं में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तथा उनका जो स्तर है वो कैसा होता है के बारे में आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो हमारा संस्कृत टॉपिक के ऊपर है जो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा संस्कृत का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 61 से स्टार्ट है। कौन स्वर हास्य स्वर नहीं है? इसमें हास्य स्वर नहीं है पूछा गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि हास्य स्वर नहीं है पूछा गया है। कभी कभी हास्य स्वर है पूछ लिया जाता है और हम क्वेश्चन को जल्दी में सही से पढ़ नहीं पाते हैं और हम अपना आंसर गलत लगा जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है र, नंबर 2 है ऋषि, नंबर 3 है उ, नंबर 4 है ओ। तो इसमें हास्य स्वर नहीं है पूछा गया, तो इसमें हमारा सबसे पहले ही आंसर हमारा सही हो जाता है। र जो है आपका हास्य स्वर नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सहयुक्त प्रधानी सूत्र किस विभक्ति का बोधक है? तो ये नंबर 1 है हमारा तृतीय विभक्ति का, नंबर 2 है द्वितीय विभक्ति का, नंबर 3 है पंचमी विभक्ति का, या नंबर 4 है चतुर्थी विभक्ति का। तो 62 का हमारा सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, तृतीय विभक्ति का जो ये सूत्र है हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, बालकावपी शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो ये शब्द दिया गया है आपको बालकावपी, इसका संधि विच्छेद क्या होगा हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 बालका प्लस वपी, नंबर 2 बालको प्लस अपी, नंबर 3 बालक है प्लस अपी, या नंबर 4 बालकाओ प्लस अपी। तो इसमें हमारा 63 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि बालक लिखने के बाद जो है 2 बिंदु लगाए हैं ये आपके है की आवाज़ का संकेत करते हैं। बाय से हम बालक नहीं बालक है बोलेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बगुले को संस्कृत में कहते हैं। तो बगली को संस्कृत में क्या कहते हैं चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कपोत है, नंबर 2 चटक है, नंबर 3 बक है, या नंबर 4 काक है। तो 64 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, बक। तो जो ये हमारा कपोत दिया हुआ है इसमें कपोत किसे कहते हैं? तो कपोत माने कबूतर होता है। और जो ये हमारा 4 में जो काक दिया हुआ है काक माने कौवा होता है, ठीक है। तो हो सकता है अभी आपको बगुले के बारे में पूछा गया है, आगामी परीक्षाओं में आपको कबूतर के बारे में पूछ ले या फिर कौवे के बारे में पूछ लेगा, कौवे को संस्कृत में क्या कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हरिये कुर्दयति में हरिये में कौन सा कारक है? तो कारक से रिलेटेड भी जो है देखिए क्वेश्चन किए जाते हैं संस्कृत में। कारक को आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। कारक का एक सूत्र भी होता है, जैसे कि लिखा होता है ना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के रे मैं पर माँ पर ऊपर। तो इस तरह के सूत्र होते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। तो हमें सूत्र बताना है आपका कौन सा कारक है हरिये में। नंबर 1 संप्रदान कारक, नंबर 2 करण कारक, नंबर 3 अपदान कारक, या नंबर 4 कर्ता कारक। तो 65वें का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, संप्रदान कारक। ये हमने इस लड़के की बुकलेट को स्कैन किया हुआ है
उसने कर्ता लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम जो आपको आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है ये हमारा। चलिए इसे पढ़ लेते हैं। अस्मद्ध शब्द का षष्ठवी बहुवचन रूप है, तो ये शब्द है हमारा अस्मद्ध, तो इसका षष्ठी बहुवचन रूप क्या बनेगा वो हमें बताना है। नंबर 1 मम, नंबर 2 युष्माकम, नंबर 3 नह, नंबर 4 तव। तो 66 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, नह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए 67 में हमें पूछा गया है कि रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप है, तो ये रमा शब्द है हमारा, इसका जो चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में रूप क्या बनेगा हमें बताना है। नंबर 1 रमाये, नंबर 2 रमाये, नंबर 3 रमिया, या नंबर 4 रमये। तो 67 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही, रमये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है, यानी कि एक वचन और सप्तमी जो विभक्तियाँ हमारी और वचन जो हमारे होते हैं, इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। विभक्ति और एक वचन में एक वचन रूप क्या होते हैं। तो नंबर 1 है हमारा पिते, नंबर 2 है पित्रे, नंबर 3 है पितृ, या नंबर 4 पितृया में। तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही, पितृ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, एक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो एक प्रत्याहार के अंदर कौन से वर्ण आते हैं वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ई उ ऋषि रे, ऑप्शन नंबर 2 ई उ ने रे, ऑप्शन नंबर 3 ए ई उ ने, या ऑप्शन नंबर 4 ई उ ऋषि के। तो 69 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही, ई उ ऋषि उल्रे जो है हमारे एक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, महेश्वरी सूत्रों की संख्या है, तो महेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है। नंबर 1 12, नंबर 2 14, नंबर 3 24, या नंबर 4 18। तो 70 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। महेश्वरी सूत्रों की संख्या जो है वो 14 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे रिवाइंड कीजिए और एक नोटबुक ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए। या आप ऐसा कीजिए, वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएंगे। तो अगर ये इनमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप तुरंत उसे टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है। डै का उच्चारण स्थान है, तो ये डै का हमारा उच्चारण स्थान पूछा गया है। नंबर 1 नासिका, नंबर 2 कंठ, नंबर 3 तालु, या नंबर 4 मूर्धा। तो डै का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है हमारा, ये हमें बताना है। तो 71 का हमारा हो जाएगा आपका कंठ, ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल सही। तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आते हैं, जो क्या वर्ग के जितने भी कंठ वर्ण होते हैं वो हमारे कंठ में आते हैं। क्या का उत्तर, ख्या खरगोश, गै मला, गै घड़ी, अणकाली, तो ये हमारे कंठ कहलाते हैं। तो मूर्धा में आपके यानी कि मैं मच्छी, पै पतंग, फै फल, बै बकरी, मैं मच्छी, ये हमारे मूर्धा में आते हैं। और तालु में टै टमाटर, ठै टैटेरा, डै डमरू, डै ढक्कन, ये हमारे तालु शब्द, तालु वर्ण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, चौरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है। तो ये हमारा एक शब्द है
चौरभ्यम, इसमें हमारा तत्पुरुष समास प्रयुक्त है, इसमें कौन सी विभक्ति हमें ये बताना है। तो इस नंबर 1 है पंचमी विभक्ति, नंबर 2 है तृतीय, नंबर 3 है चतुर्थ, नंबर 4 है द्वितीय। तो 72 का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 पंचमी विभक्ति है इस शब्द में आपकी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, पितृन शब्द में विभक्ति और वचन है। ऑप्शन नंबर 1 तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय विभक्ति बहुवचन, या ऑप्शन नंबर 4 प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो 73 का हमारा सही आंसर होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। पितृन शब्द है उसमें हमारा द्वितीय विभक्ति है और बहुवचन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, नद्य शब्द में विभक्ति और वचन है, यानी कि विभक्ति और वचन अब आप देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है। विभक्ति और वचन से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगामी परीक्षाओं में भी इन्हीं का लेवल यही रहेगा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे ही जाएंगे। तो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नंद विभक्ति में, नंद शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है। नंबर 1 प्रथमा विभक्ति बहुवचन, नंबर 2 षष्ठी विभक्ति बहुवचन, नंबर 3 प्रथमा विभक्ति एक वचन, या नंबर 4 षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो 74 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, ससणिवत्य है हिंदी संख्या का बोधक है, यानी कि एक संख्या लिखी है संस्कृत में ससणवती। तो ये कौन सी संख्या है हमें बताना है। नंबर 1 67, नंबर 2 66, नंबर 3 96, ये नंबर 4 36। तो 75 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 96। 96 को संस्कृत में ससणवती लिखा जाता है। तो जो संस्कृत में हमारी जो गिनतियाँ होती हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा, इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भौत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है। तो एक शब्द है हमारा भवत, तो इसमें जो हमारा लकार पुरुष और वचन हमें बताना है। नंबर 1 लोट लकार प्रथम विभक्ति और बहुवचन, नंबर 2 लेट लकार प्रथम विभक्ति एक वचन, नंबर 3 लोट लकार प्रथम विभक्ति एक वचन, या नंबर 4 लोट लकार मध्यम विभक्ति बहुवचन। तो 76 का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा, लोट लकार मध्यम पुरुष और बहुवचन। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, जो कि हमारा सर्वनाम से संबंधित है। सर्वनाम शब्द नहीं है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सर्वनाम कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। नंबर 1 अपि, नंबर 2 व्युम, नंबर 3 तो, नंबर 4 तस्मै। तो 77 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, अपि। अपि जो है हमारा सर्वनाम शब्द नहीं है, बाकी की जो 3 है ये हमारे सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम यानी कि ऐसे शब्द सबके नाम में समान रूप से बोले जाते हैं। अगर आप उस शब्द को मेरे मुझ पर यूज करते हैं तो तब भी आप यही यूज करेंगे, किसी दूसरे पर यूज करते हैं तब भी वही कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है। तो एक शब्द दिया गया है हमारा स्वस्ति, इस पद में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति हमें बतानी है, कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है। नंबर 1 पंचमी, नंबर 2 चतुर्थी, नंबर 3 द्वितीय, नंबर 4 षष्ठी। तो 78 का हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 चतुर्थी विभक्ति इसमें शब्द में जो है प्रयोग की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, कादम्बरी ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कादम्बरी ग्रंथ के कौन है रचनाकार। ऑप्शन नंबर 1
कवि भास, ऑप्शन नंबर 2 कवि भवभूति, या ऑप्शन नंबर 3 कवि बाणभट्ट, या ऑप्शन नंबर 4 कवि श्रीहर्ष। तो 79 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, कवि बाणभट्ट। तो कादम्बरी जो ग्रंथ है ये हमारे कवि बाणभट्ट जी का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक है। तो महाकवि कालिदास जी ने हमारा विरचित कौन सा नाटक है, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 मालविका अग्निमित्रम, नंबर 2 रघुवंशम, नंबर 3 कुमार संभवम, या नंबर 4 मेघदूतम। तो 80 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका मालविका अग्निमित्रम। यह हमारा संस्कृत का, वैसे तो चारों ही हमारे जो हैं आपके संस्कृत के नाटक हैं, तो इसमें जो हमारे चारों के चारों ये कालिदास जी द्वारा ही लिखे गए हैं, लेकिन हमारा विरचित जो नाटक है वो आ रहा मालविका अग्निमित्रम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, स्वजन संधि का उदाहरण है। तो एक स्वजन संधि जो है इसका कौन सा उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 सज्जन, ऑप्शन नंबर 2 साधुत्व, ऑप्शन नंबर 3 पावक्य, ऑप्शन नंबर 4 जलोदय। तो 81 जो है हमारा क्वेश्चन, इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, सज्जन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 82, उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष में संबंधित सर्वनाम शब्द क्या है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 वयम, ऑप्शन नंबर 2 युवाम, ऑप्शन नंबर 3 सह, या ऑप्शन नंबर 4 तस्मिन। तो 82 का हमारा सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 वयम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, धृ धातु में तीक्ष्ण प्रत्यय का योग करने पर रूप बनता है। तो एक शब्द दिया गया है हमारा धृ, तो उसमें तीक्ष्ण प्रत्यय का प्रयोग अगर हम करते हैं तो वो शब्द क्या बनता है हमें बताना है। नंबर 1 धृति, नंबर 2 धृत्वा, नंबर 3 धरती है, नंबर 4 धति। तो 83 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, धरती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। नंबर 1 व्याकरण की, नंबर 2 पद की, नंबर 3 गद्य की, या नंबर 4 कथा की। तो 84 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही, पद की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, शुद्ध वाक्य है। तो ये 4 वाक्य दिए गए हैं संस्कृत में, हमें उनमें से शुद्ध छांटना है। नंबर 1 अहम गृहम गच्छति, नंबर 2 सह गृहम गच्छति, नंबर 3 त्वं गृहम गच्छति, या नंबर 4 त्वं गृहम गच्छसि। तो 85 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही, त्वं गृहम गच्छसि। जो ये त्वं जो लिखा गया है त्वं, ये और इसमें जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जो बिंदु लगा हुआ है, चंद्र बिंदु नहीं बोलते इसे, बिंदु जो लगा है उसे, ये आपका मैं का उच्चारण करता है, मैं। ठीक है, तो मैं त्वं ना बोलोगे त्वं बोलेंगे इसे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। वने अपि पदे कह संधि। तो वने अपि शब्द है, इस पद में जो है कौन सी संधि है ये हमें बताना है। कै पर रूप संधि, नंबर 2 आयादी संधि, नंबर 3 पूर्व रूप संधि, या नंबर 4 ऋण संधि। तो 86 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही, पूर्व रूप संधि।
अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, तो ये सब जो लिखाया हुआ है वने, और ये इस तरह से जो लिखा हुआ है, इस वाले शब्द को जो है ना ए बोला जाता है, ये ए शब्द का उच्चारण करता है। ठीक है, तो ये ए का उच्चारण था, वन है अपी बोलेंगे हम इसे पूरे को। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, नीति मार्ग के न परिलंडियंती है। तो नीति मार्ग के न परिलंडियंती सब से हमसे पूछा गया है। नंबर 1 कुलीना, नंबर 2 जना, नंबर 3 सेविका, नंबर 4 बालिका। तो 87 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, कुलीना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दें। क्वेश्चन नंबर 88, तत्रैव में संधि है। एक शब्द दिया गया हमारा तत्रैव, इसमें संधि पूछी गई है। तो संधि भी से भी रिलेटेड देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो संधि को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उनके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो तत्रैव में कौन सी संधि है? नंबर 1 वृद्धि संधि, नंबर 2 दीर्घ संधि, नंबर 3 गुण संधि, नंबर 4 पूर्व रूप संधि। तो 88 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के बारे में आपको एक बात बता देता हूं मैं। जो ये शब्द है आपका त्रे, तो त्रेव में जो ये 2 मात्राएं जो लगी हुई हैं, अगर किसी शब्द में 2 मात्राएं लगी हुई हैं तो आप उसे संधि को समझ जाइए कि वो जो है वृद्धि संधि है। 2 मात्राएं यानी कि वृद्धि हो रही है ना, तो यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाती है। अगर सपोज कर दो एक संधि होती, एक ही मात्रा होती, तो वो आपकी गुण संधि हो जाती है। ठीक है, इसमें 2 मात्राएं यूज की गई हैं, तो इसलिए आपका वृद्धि संधि होगी। ये कुछ ट्रिक होती हैं संधियों को पहचानने की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, संस्कृत में अयोग वाह वर्णों की संख्या है। तो संस्कृत में अयोग वाह वर्ण होते हैं, उनकी संख्या पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 5, ऑप्शन नंबर 3 4, या ऑप्शन नंबर 4 3। तो 89 का जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। तो 4 अयोग वाह वर्ण होते हैं संस्कृत में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है संस्कृत का। अनुरूपम में समास है। तो ये शब्द दिया गया है हमारा अनुरूपम, इसमें कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो समास से रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ये हमारा समास से रिलेटेड इस पेपर में एक ही क्वेश्चन किया गया है, लेकिन मिनिमम 2 क्वेश्चन समास से रिलेटेड किए जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा अविभाव समास, नंबर 2 है द्वंद्व समास, नंबर 3 बहुब्रीहि समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास। तो 90 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही, अविभाव समास। तो इस वीडियो में हमने संस्कृत के 30 क्वेश्चनों को कवर किया गया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो और अगर आपने हमारे प्रीवियस क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाए, हमने यूपी टेट के पेपर 1 के हिंदी और आपके बाल विकास और पर्यावरण अध्ययन को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया गया है। आगामी परीक्षाओं में ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उनका लेवल क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।